हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 19 के फर्स्ट वाले ऑप्शन तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे पास दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके कोई भी दो यूजेस आपने बताने हैं। तो मैंने यूजेस के साथ साथ आपको क्या बताई थी यहाँ पर मतलब क्या क्या उसकी कंडीशन होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन से। ऑप्शन में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णित प्रकाश वायु से कांच की सतह पर आपतित होता है। यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 600 नैनोमीटर एंड इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस। एयर से ग्लास के सरफेस पे गया, मतलब एयर थी और इसके सरफेस, ये ग्लास है, ग्लास के सरफेस पे ये हुआ। ठीक है, इसके बाद प्रकाश के हमें उस कंडीशन पे कांच में जो भी आपका रिफ्लेक्ट लाइट हुई उसके लिए हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है एंड चाल यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टेप वाइज स्टेप, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन वैल्यू का चार्ट बनाइए। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो फिलहाल हमें सिर्फ दो ही चीज़ गिवन है। एक तो है वेवलेंथ आपको गिवन है, ठीक है, इंसिडेंट एयर या रे की, और दूसरा हमें एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है किसका, ग्लास का, जो कि है 1.5। ओके, तो मैं गिवन वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको एक लैम्डा गिवन है, तो क्योंकि लैम्डा हमें फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक लैम्डा को यहाँ पर लैम्डा 1 काउंट करेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर। बेसिकली पहले हम इसकी यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁹ मीटर एंड देन द 6 × 10⁻⁷ मीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 प्लस के होंगे एंड देन -9 तो देन -7। क्लियर। इसके बाद हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, देन एन की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एन की वैल्यू है 1.5। ठीक है, 1.5। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो लैम्डा 2 फाइंड करना है, ठीक है, एक हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ, आवर्ती और चाल, एक हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है और एक हमें वी निकालना है। तो देखो वी तो हमारा ईजी वे में निकल जाएगा। कैसे, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमने एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, अपवर्तनांक का। क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम देखें, हमने पढ़ा है n = होता है c/v, यानी कि ये रेशियो के इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसके रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें, अगर हमें चाल निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो यही फॉर्मूला v = क्या हो जाएगा, c/n। क्लियर है, बस अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। देन v = c की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ एंड देन n की वैल्यू हमारे पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। देन v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, यहाँ पर 0 लगाऊं, तो 15 × 2 = 30, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, v = आपके पास 2 × 10⁸। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर का मार्क, मतलब 1 नंबर आपके कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन है और 3 पार्ट्स पूछे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमें क्या निकालनी है, देखो फ्रिक्वेंसी निकालनी है, और फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। देन नो = होता है c/λ। तो हमें तो जो गिवन वैल्यू है उसका निकालना है। तो देन नो = क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो गई 3 ×
इंटू 10 की पावर 8 एंड देन लैम्डा 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -7, देन 6 इंटू 10 की पावर -7। तो देखो नो इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूं देन पॉइंट लगाऊंगी तो एक 0 बढ़ जाएगा, 6 5 जा 30 इंटू 10 की पावर 8 अप में है, देन ये आपके पास न्यूमेटर में जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी। देन नो को मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, यहाँ देखेंगे 8 और 7 कितना हो जाएगा, चलो लिख लेती हूँ 0.5 इंटू 8 की पावर 10 की पावर कितना हो गया बेटा 15। अब इसको प्रॉपर हम डिजिट में ले जाएंगे साइंटिफिक उस पे, तो नो की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आई है अभी फिलहाल 0.5 इंटू 10 की पावर 15। देन नो पॉइंट इधर जाएगा तो हमारे पास किसकी पावर बढ़ेगी माइनस की, देन 10 की पावर 14 हो जाएगा, देन हर्ट्स। क्लियर है। तो देखो नो की वैल्यू भी कितने इजी वे में अगर हमारी निकल गई। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको डेरिवेशन का लास्ट यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपकी क्या है वेलोसिटी भी फाइंड कर ली और यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी भी फाइंड कर ली। अब थर्ड टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, वेवलेंथ को फाइंड करना। अब जब हमारे पास क्या है, हमने वेलोसिटी भी ले ली, क्योंकि हमने वेलोसिटी भी निकाली, फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो तरंग चाल होती है यानी कि वेव स्पीड होती है वो फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा के क्या होती है इक्वल। क्योंकि हमने ये दोनों फाइंड कर लिए तो इससे जो जनरेट हो रही है वेव उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया लैम्डा 2। तो देन लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन में फ्रिक्वेंसी। देन लैम्डा 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी हमने फाइंड कितनी करी है 2 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आई है निकल कर 5 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा 2 देन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, क्योंकि 5 4 जो 20 एंड देन इंटू 10 की पावर 8 एंड ये पावर जब अप में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 14। तो देन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर। अगर मैं इसको लिखूँ लैम्डा 2, अगर इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7, 4 इंटू 10 की पावर -7। तो एक तो हम इस बेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं जो इसको नैनोमीटर में निकालना है तो मैं यहाँ पर 2 0 प्लस के लगाऊंगी और 10 की पावर -9, क्योंकि उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 400 नैनोमीटर, क्योंकि 10 की पावर -9 नैनोमीटर को शो करता है। तो मेरे को नैनोमीटर में आपके क्वेश्चन में एक वेवलेंथ गिवन थी, तो मैंने आंसर वाली वेवलेंथ को भी नैनोमीटर में ही फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी वे में आपको बता दिया 19 का। तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ठीक है। वी वेलोसिटी निकाल दी, सेकंड में हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी और थर्ड पे हमने क्या निकाल दिया लैम्डा 2। तो ये तीनों के तीन हमारे क्या हैं 3 नंबर के आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो भी हमारे पास क्या है एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल में देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये हमारा किससे है, जो हमने इंटरफेरेंस चैप्टर में ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज के लिए, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हट गया है फ्रिंज विड्थ का, ठीक है। सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस में प्रूफ हट गया, लेकिन उससे रिलेटेड आपसे साफ साफ लिखा हुआ है कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गिवन वैल्यूज़ ले लेती हूँ, उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो हमें निकालना है। तो क्या कहा गया है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। मतलब हमारे पास अगर मैं इसके फिगर में जाऊँ ना बेटा, तो इसके फिगर को अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक सोर्स होता है, ठीक है। हम सोर्स से क्या करते हैं, 2 हमारे अलग लाइट सोर्सेज होते हैं। जब हम यहाँ से लाइट को पास कराते हैं तो और इसके बाद इसकी जो इमेजेस बनती है वो स्क्रीन पे बनती है। कहाँ पर बनती है बेटा, स्क्रीन पे। तो ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। तो इसी स्मॉल डी के बारे में बात किया गया है कि ये झिर्रियों के बीच की जो डिस्टेंस है, झिर्रियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.28।
8। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ ले लेते हैं। देन स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे दी 0.28, ठीक है। बट ये किस में है, मिलीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, पर्दा जो है वो 1.5 मीटर दूर है, तो झिर्रियों से पर्दे की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। देन कैपिटल डी की वैल्यू आपको दे दी 1.4 m। क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 मापी गई। मतलब दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, जिसे हम x बोलेंगे, वो आपके पास कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर। तो प्रयोग में उत्पन्न वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है, लैम्डा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर कहा गया है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, यानी कि आपको n की वैल्यू भी मिल गई, यहाँ से कितनी मिल गई, 4। क्लियर। तो आई होप आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको फिगर के अकॉर्डिंग ही डाटा बता दिया। अब हम यहाँ पर ना इसका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रिंज विड्थ, यानी कि x = होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डे के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों की क्रॉस, यानी कि XD अपॉन में n और कैपिटल D, देन लैम्डा। अब कुछ नहीं करना है, हमने गिवन वैल्यूज़ को रख देना है। x की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 1.2 इंटू 10⁻², 1.2 इंटू 10⁻² इंटू स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.28 इंटू 10⁻³ n की वैल्यू कितनी है, 4th की निकालनी है। और d की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 1.4, क्योंकि पर्दे के बीच की डिस्टेंस जो गिवन है वो 1.4 है। क्लियर है। तो इस पे जब हम लैम्डा निकालेंगे तो कुछ वैल्यूज़ को हम देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इस अलग इसके यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को हटाया, यहाँ 0 हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 हमने यहाँ बढ़ाया, ठीक। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 हमने यहाँ बढ़ाए, क्योंकि मैं इसको पॉइंट्स को इसलिए आपका कैंसिल कर रही हूँ ना, जिससे आपको और इजी वे में समझ में आए। इससे देखो ये कट जाएगा 10 टाइम्स। अब मैं गिवन वैल्यूज़ को आराम से लिख सकती हूँ। क्या है हमारे पास, ऊपर आया 12 एंड ऊपर बचा डिजिट में 28 एंड 10 की पावर देखते हैं कितनी बचती है, ये है ना 12 एंड 28, 10 की पावर कितनी है, -2 ये है, -2 ये है एंड -3, देन ये हो जाएगा -5 अपॉन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर भी इसको डिजिट में ले लिया है, ये है 40 और ये है 14 और ये है 10, तो देन ये हो गया 40 इंटू 14 इंटू 10। तो देखो कितना इजी वे में अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसको। कैसे होगा देखो, लैम्डा 14 से कट करो, 14 2 जा 28। क्लियर। मैं यहाँ पर ना आपको देखो, वीडियोस तो आप बहुत सारे देख लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन आपको क्या है ना, कैलकुलेशन पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलेशन पॉइंट कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा हमारा टारगेट क्या रहता है ना, सबसे पहले हम उसको ईजी वे में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखो 14 से ये 2 टाइम्स कट हो गया, देन इसको कट कर देते हैं 4 से, 4 10 जा 40 एंड देन 4 3 जा 12। क्लियर। और कुछ हो रहा है कट, हाँ हो रहा है, 2 से ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो देखो अब हमारे पास जो कम्प्लीटली डिजिट बची है वो लैम्डा = 3 बचा है, 10 की पावर -5 बचा है और ये 50 बचा हुआ है। क्लियर। अब लैम्डा = अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 6 जा 30। ओके, तो यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, इस 0 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/5 एंड इंटू 10 की पावर देखो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -6, तो ये प्लस में 1 है ना, तो ऊपर जाकर -1 होगा और -5 ऑलरेडी था। अब लैम्डा = इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.56 जा 30 इंटू 10 की पावर -6, देन लैम्डा = 6 इंटू 10 की पावर -7। या तो मैं इसको ये लिखूँ, लेकिन हमें पता है कि लैम्डा को हमेशा एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो उसको मैंने
मैंने लिख दिया 6000 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 10 की पावर -7, 3 प्लस का 2 आपके माइनस के। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपको ये सिंपल वे में कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमें क्या था, गिवन वैल्यूज़ हमने लिखी, इस चार्ट को बनाया और प्रॉपर वे में मैंने कैलकुलेट कर दिया इसे। ठीक है, तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों के दो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो थ्योरेटिकली है। इसमें आपसे कहा गया है गाइगर मास्टर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का व्यवस्थात्मक आरेख खींचिए। पहले हमने फिगर बनाना है, 1 नंबर में इसका फिगर होगा। एंड इन प्रयोग में अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ जिस प्राचल्य पर निर्भर करता है, किस प्राचल्य पर निर्भर करता है, उसे परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद उसको डिफाइंड करना है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके क्या कंक्लूजन आया उसका, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रॉपर वे में मैं आपको देती हूँ रिटर्न। ठीक है, प्रॉपर वे में रिटर्न देखो, ये है गाइगर मास्टर्न के अल्फा प्रकीर्णन। तो इसका 1 नंबर में फिगर है, तो ये फिगर है आपका। ठीक हो गया। अब फिगर में क्या है, देखो हमने इसमें लैड की आपकी स्लिट ली है, जिसे हमने लैड की ईंटें नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये सोर्स है, अल्फा कण का एक सोर्स है। यहाँ से हमने अल्फा कण को आपका पास कराया, तो पास कराने पर ये आपके कुछ बड़े कोण पर प्रकीर्णन हुआ है और कुछ स्मॉलेस्ट कोण पे हुआ है। और ये जो है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये पतली स्वर्ण पन्नी है, यानी कि गोल्ड फॉइल हमने यूज़ करी है। और ये जो हमने आपका स्क्रीन ली है, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ठीक है, और ये संसूचक सूक्ष्मदर्शी है। तो ये एक प्रॉपर वे में आपका क्या है, डायग्राम है। क्लियर है। अब इसमें आपको देखो, जो प्रक्षेप पथ की प्राचल्य पर जो निर्भरता है वो किस तरीके से है। तो पहला तो है परमाणु नाभिक का आवेश। तो परमाणु नाभिक का आवेश की अगर मैं बात करूं, तो उच्च आवेश वाले नाभिक अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, और अल्फा कण किससे क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। मतलब जो ग्रेटर चार्ज वाला है वो अल्फा रेज को बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अल्फा कणों की ऊर्जा। अल्फा कणों की ऊर्जा क्या है, अधिक ऊर्जा वाले अल्फा कण अधिक नजदीक जाकर कम विचलित होंगे, जबकि कम ऊर्जा वाले कण अधिक आपके क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे। तो इससे मैं एक शॉर्ट निकाल सकती हूँ कि E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रकीर्णन, यानी कि जितना ज़्यादा प्रकीर्णन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका निष्कर्ष क्या निकाले, तो इसमें क्या था, अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विचलन के चले गए। जो हमें इससे ये पता चला, सीधी बात है, अगर कोई पास चला जा रहा है, सीधे चला जा रहा है, जैसे ये मेरा हैंड है, अब इसको कोई रेस पास करके चले जा रही, तो इसका मतलब इस हैंड का मैक्सिमम पार्ट क्या है, आपका नील पड़ा हुआ है, खोखला पड़ा हुआ है। तो वही हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या निकल कर आया कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर विचलित हुए, जो नाभिक के सकारात्मक आवेश के कारण था। और थर्ड पॉइंट क्या था कि ये अल्फा कण 180 डिग्री पर वापस परिवर्तित हुए, जिससे ये पता चला कि अत्यंत छोटा लेकिन घना नाभिक है। मतलब यहाँ से मिड से आपका रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ से वापस आया है, तो इसका मतलब मिड में एक ऐसा पार्ट है जो रेस को आर पार नहीं जाने दिया, जिसको इसने नाभिक नाम दिया था। ठीक है, अब इसका जो मेन निष्कर्ष निकला वो क्या था, इस प्रयोग ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की नींव रखी, जो हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिससे यह साबित हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, और नाभिक अत्यधिक सघन तथा धनात्मक क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो इसका एक प्रॉपर आप डायग्राम बना के आएंगे, मैंने डायग्राम बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आपके पास दूसरा इसके जो निष्कर्ष हमने प्रायोगिक निष्कर्ष निकाले। तो आई होप आपको 21 क्वेश्चन तक समझ में आ गए होंगे। कल के नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। इस पेपर के लगभग आपकी दो से 3 वीडियोज़ और आएंगी, जिससे हमारा पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। फिर हम पढ़ेंगे 2024 के पेपर पे। ओके।